चंदनपुर गांव में कभी खूब फसल होती थी, लेकिन 3 साल से बारिश न होने की वजह से सब बर्बाद हो गया। माधव अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव लौट आया था ताकि अपने पिता का हाथ बटा सके। वह खेत के बीच खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था, लेकिन कहीं भी बादलों का नामो निशान नहीं था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, पिताजी का कर्ज और घर की इज्जत। माधव बेटा, घर चल। इतनी धूप में खड़ा रहने से किस्मत नहीं बदलेगी। देख, ये जमीन नहीं फट रही, ये मेरा कलेजा फट रहा है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैंने सुना है कि सरकार नहर का काम शुरू करने वाली है। अगर पानी आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। सरकार की बातें गांव तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं बेटा, और हमारे पास अब टाइम नहीं है। ठाकुर भानु प्रताप का कर्ज 4.5 लाख हो गया है। वो किसी भी वक्त हमारी जमीन हड़प सकता है। वो हमारी जमीन नहीं ले पाएगा पिताजी। ये खेत सिर्फ जमीन नहीं, आपकी इज्जत है। मैं शहर जाकर समीर से बात करूंगा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगा। ठाकुर को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं थी। उसे बस उनकी जमीन चाहिए थी ताकि वहां फैक्ट्री लगा सके। शंकर उसका हर बुरा काम करने के लिए तैयार रहता था। आओ बलराम, सुना है तुम्हारा बेटा शहर से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आया है, तो क्या अब उन कागजों से बारिश करवाओगे या नोट उगाओगे? ठाकुर साहब, बस थोड़े दिन और रुक जाइए। जैसे ही फसल होगी मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। अबे ओ बलराम, बहुत दिन से तेरी ये बातें सुन रहे हैं। लाला का सब्र अब खत्म हो रहा है। या तो पैसा दे, नहीं तो अपनी जमीन भूल जा। शंकर, तमीज से बात करो। मेरे पिताजी आपसे बड़े हैं, और ठाकुर साहब, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। हमें सिर्फ 3 महीने का समय दीजिए, हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। 3 महीने? ठीक है। अगर 3 महीने बाद पैसा नहीं मिला तो न सिर्फ जमीन ले लूंगा, बल्कि तुम दोनों को गांव के बीच चौराहे पर खड़ा करके जलील करूंगा। याद रखना माधव। घर में सब चुप थे। बलराम बिना खाए ही सो गए थे। पार्वती जानती थी कि उनका बेटा बहुत परेशान है। वह चुपके से माधव के पास गई और उसके हाथ में अपनी पोटली रख दी। बेटा ये ले, इन्हें लेकर शहर जा और अपनी किस्मत आजमा। माँ, ये तो आपकी सोने की चूड़ियां हैं। ये आपने अपनी शादी से अब तक कभी नहीं उतारी। मैं इन्हें नहीं बेच सकता। चूड़ियां तो फिर बन जाएंगी बेटा, पर अगर घर की इज्जत चली गई तो वापस नहीं आएगी। इन्हें बेचकर तू समीर के साथ कोई काम शुरू कर। मुझे भरोसा है मेरा बेटा खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं आपकी चूड़ियां भी वापस लाऊंगा और अपनी जमीन भी बचाऊंगा। समीर शहर में जड़ी बूटियों का काम करता था। जब उसने माधव की परेशानी सुनी तो उसने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। माधव, तू फिक्र मत कर। चूड़ियां बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बड़ा काम है। मुझे ऐसी फसल चाहिए जो बिना किसी दवाई या केमिकल के उगाई गई हो। क्या तू अपने गांव में ये कर पाएगा? बिल्कुल करूंगा समीर। मेरी जमीन सूखी है पर शुद्ध है। अगर मुझे अच्छे बीज और पानी मिल जाए तो मैं जी जान लगा दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 50,000 रुपये एडवांस देता हूँ और कुछ अच्छे बीज भी। पर याद रखना, मुझे 2 महीने में माल चाहिए, वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तू भरोसा रख मेरे दोस्त, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। माधव ने दिन रात एक कर दिया। आखिरकार कुएं से पानी निकल आया और उसने समीर के दिए हुए बीज बो दिए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते कि ये अनाज के बदले घास क्यों उगा रहा है। इधर ठाकुर को डर लगने लगा कि कहीं माधव कर्ज न चुका दे। शंकर, ये लड़का तो बाजी पलट रहा है। इसकी फसल बड़ी हो रही है। अगर इसने पैसा दे दिया तो मेरा फैक्ट्री का सपना टूट जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए मालिक। आज रात को मैं और मेरे आदमी इसके कुएं में जहर डाल देंगे और फसल जला देंगे। कल सुबह तक सब राख हो जाएगा। शंकर अपने कुछ आदमियों के साथ खेत में घुस गया था। जैसे ही वो आग लगाने वाले थे, माधव बाहर निकल आया। जल्दी करो, सब जलाकर खाक कर दो। खबरदार शंकर, अगर खेत को हाथ भी लगाया तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। माधव और शंकर के आदमियों के बीच लड़ाई होती है। माधव अकेला सबको मारता है। तभी एक गुंडा पीछे से माधव के हाथ पर जोर से लाठी मारता है। माधव के हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो दर्द से गिर पड़ता है, पर वो कुएं तक किसी को पहुंचने नहीं देता। गुंडे डरकर भाग जाते हैं। ठाकुर को लगा कि माधव अब हार मान लेगा। आज पैसा लौटाने का आखिरी दिन है। टाइम खत्म माधव। 5.5 लाख रुपए निकालो, नहीं तो ये जमीन अब मेरी है।
पटवारी जी, नपाई शुरू कीजिए। ठाकुर साहब, मेरे बेटे का हाल तो देखिए, थोड़े दिन और दे दीजिए। कानून दया नहीं देखता बलराम। ड्राइवर, जेसीबी मशीन चलाओ और घर गिराना शुरू करो। रुकिए, अभी सूरज नहीं डूबा है ठाकुर साहब। मैं अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वक्त रेत की तरह माधव के हाथों से फिसलता जा रहा था। उसका हाथ पूरी तरह सूज गया था और दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। ठाकुर अपनी घड़ी बार बार देख रहा था और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि आज वो माधव का घर और जमीन दोनों छीन लेगा। क्यों माधव? 4:15 बज गए। तेरा वो शहर वाला दोस्त समीर तो कहीं दिख नहीं रहा। लगता है वो तुझे बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया। आखिर शहर वाले पैसों के आगे दोस्ती भूल ही जाते हैं। मालिक, ये शहर से पढ़कर आया है ना, तो शायद इसे लगा होगा कि पढ़ाई से कर्ज उतर जाता है। अरे लड़के, पढ़ाई से दिमाग बढ़ता है, पर जमीन तो दबंगई और पैसों से ही बचती है। क्यों गांव वालों, सही कहा ना? अभी सूरज नहीं डूबा है ठाकुर। मेरे दोस्त ने वादा किया है और वो आएगा। और अगर वो नहीं भी आया तो भी मैं अपनी माटी का सौदा नहीं होने दूंगा। बेटा माधव, रहने दे। ठाकुर साहब, आप हमारा घर ले लीजिए, पर यह जमीन छोड़ दीजिए। हम कहीं और रह लेंगे, पर इस माटी से हमारा पुरखों का रिश्ता है। अरे बलराम, अब तो सब मेरा है, घर भी और जमीन भी। ड्राइवर, इंजन स्टार्ट कर। समीर को दोपहर में ही निकलना था, लेकिन शहर के बैंक में कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उसे पैसे निकालने में देर हो गई। उसे पता था कि अगर वो आज नहीं पहुंचा तो उसके दोस्त का परिवार सड़क पर आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो शहर के बाबू? आज रास्ता बंद है। हट जाओ रास्ते से, मुझे पता है तुम्हें ठाकुर ने भेजा है। समीर एक लोहे का रॉड उठा लेता है और उन गुंडों को डराकर वह खेत के कच्चे रास्तों से बाइक को गांव की तरफ मोड़ लेता है। माधव ने जो औषधीय फसल उगाई थी वह पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसकी खुशबू इतनी तेज और अच्छी थी कि पूरे गांव में महक फैल गई। वह ठाकुर के सामने अपनी फसल के कुछ पौधे पटक देता है। ये देखिए ठाकुर, ये कोई घास फूस नहीं है। ये वो कीमती फसल है जिसकी मांग विदेशों तक है। इसकी कीमत आपके 5.5 लाख से कहीं ज्यादा है। ये क्या है? ऐसी फसल तो मैंने कभी नहीं देखी। शंकर, देख तो ये क्या बवाल है। मालिक, ये तो जड़ी बूटी जैसी लग रही है, पर इससे क्या होगा? कानून तो नगद पैसा मांगता है, झाड़ पत्तियां नहीं। पैसे भी आएंगे, बस कुछ मिनट और। पटवारी जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ही बताइए, क्या इस फसल की कीमत नहीं है? माधव सही कह रहा है ठाकुर साहब। अगर ये वही फसल है जो मैं समझ रहा हूं, तो इसकी मंडी में बहुत ऊंची कीमत है। लेकिन नियम के हिसाब से कर्ज तो आज ही चुकाना होगा। समीर की हालत खराब थी। कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। माधव उसे देखकर राहत की सांस लेता है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। माधव, मैं आ गया भाई, ये ले अपना पैसा। 5.5 लाख का कर्ज था ना, ये लीजिए 6 लाख रुपए। 5.5 लाख आपका कर्ज और बाकी के 50,000 उन घावों के लिए जो आपके गुंडे शंकर ने मेरे दोस्त को दिए हैं। ये नहीं हो सकता। इतनी जल्दी इतने पैसे कहां से आए? ये माधव की मेहनत का एडवांस है ठाकुर। जिस फसल को आप कचरा समझ रहे थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने शहर की सबसे बड़ी कंपनी से कराया है। माधव अब कोई साधारण किसान नहीं, वो उस कंपनी का पार्टनर है। क्यों ठाकुर साहब, अब तो सूरज नहीं डूबा। अब अपनी ये मशीन हटाइए और मेरे घर से दूर हो जाइए। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसके अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ठाकुर ने जैसे ही देखा कि पासा पलट गया है, उसने अपना पैंतरा बदलना शुरू किया। लेकिन माधव और समीर ने आज उसे छोड़ने का मन नहीं बनाया था। अरे माधव बेटा, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम अपनी जमीन के लिए कितने तैयार हो। पैसे मिल गए, अब बात खत्म। बात अब शुरू हुई है ठाकुर। पटवारी जी, जरा ये कागज देखिए जो मैं शहर से लाया हूँ। आपकी इस हवेली का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है। नहीं मालिक, मैंने तो बस, मुझे माफ कर दो माधव भाई। माफी पुलिस से मांगना। पुलिस बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माधव की जीत केवल उसकी अपनी जीत नहीं थी,
उसने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई थी। आज अगर तुम्हारी माँ की वो चूड़ियां ना होती तो शायद ये दिन ना आता। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसने मेरी चूड़ियां भी वापस ला दी और हमारी जमीन भी। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और समीर की दोस्ती की वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमारी मिट्टी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेहनत और सच्चाई के आगे उसे झुकना ही पड़ता है।